हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम टेस्ट नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेस्ट 13 है आपका, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल वास्तुकला से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुगल वास्तुकला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो मुगल वास्तुकला होती है उसमें हमारा लाल बलुआ पत्थर का यूज़ होता है और संगमरमर का यूज़ होता है। ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि चारबाग उद्यान का अभिन्यास भारत में मुगलों द्वारा शुरू किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, जो चारबाग उद्यान होते हैं उसका जो शुरुआत है वो मुगलों द्वारा किया गया था। फिर लिखा है पिएत्रा ड्यूरा जड़ाऊ का कार्य प्रयोग मुगल किलों की एक विशिष्टता थी। देखिए, पिएत्रा ड्यूरा जो जड़ाऊ कार्य था, मुगल किलों में वो चीज़ यूज़ होता था। ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे जगह पे होता था उसका यूज़। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो अगर थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो कार्य है ये जनरली शाहजहां के कार्य में आया था। ठीक है, याद रखिएगा, शाहजहां के कार्य में आया था, जो न केवल किलों की विशेषता थी बल्कि किलों के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ों की विशेषता थी, जैसे स्मारक हो गए, और जैसे कब्र बनाते हैं ना, कब्र वगैरह हो गए, उनकी संरचनाओं के लिए भी इस तकनीक का यूज़ होता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत किलों की इस स्थापत्य शैली का सबसे सटीक वर्णन करता है ना। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा सबसे सटीक वर्णन करता है राजपूत किलों की स्थापत्य शैली का। देखिए, जो राजपूत किलों की स्थापत्य शैली होती थी ना, उनकी जो छतें होती थी वो काफ़ी ऊंची होती थी, खिड़कियां होती थी और छतरियां होती थी। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली एवं उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला दिया हुआ है वास्तुकला शैली और उनकी विशेषताएं। ठीक है, जैसे सल्तनत वास्तुकला शैली की जो विशेषता है वो है नुकीले मेहराब और गुंबदों का उपयोग। ठीक है, फिर प्रांतीय वास्तुकला शैली में क्या यूज होता है, उसकी विशेषता क्या है, बड़े खुले आंगन एवं सादे अग्रभाग। ठीक है, प्रांतीय में। मुगल वास्तुकला शैली में है कि चार बाग उद्यान होते हैं, जड़ाऊ कार्य का यूज होता है। ये तो हमने अभी पढ़ा था, तो ये तो हम मतलब ऐसे भी सही मानेंगे। ठीक है, और सल्तनत आप पहचान लेंगे गुंबदों से। प्रांतीय, बड़े खुले आंगन एवं सादे अग्रभाग, इस तरह से हमारा तीनों ही क्या है, मैच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि इंडो सरसेनिक शैली ने भारतीय वास्तुशिल्प तत्वों को गोथिक पुनरुद्धार विशेषताओं के साथ मिश्रित किया था। तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद मुंबई में आर्ट डेको वास्तुकला लोकप्रिय हो गए थे। तो याद रखिएगा कि जो आर्ट डेको वास्तुकला है ना, वो पहले ही मद्रास में बहुत फेमस थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा हुआ है, स्वतंत्रता से पहले भी गॉथिक और विक्टोरियन वास्तुकला के संरचनाओं के साथ ये भी बहुत फेमस थी। ठीक है, जिसका यूज़ किसने किया था, अंग्रेजों ने किया था सबसे पहले, अंग्रेजों ने। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इस तरह से तो ये रॉन्ग हो गया। फिर क्या दिया हुआ है कि नवशास्त्रीय वास्तुकला में मुख्य रूप से गुंबदों और स्तंभों जैसी सजावटी तत्वों का यूज होता था। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा 1 और 3 सही है, 2 क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक शक्ति ने गोवा में चर्चों की स्थापत्य शैली को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली ने गोवा में चर्चों की स्थापत्य शैली को मुख्य रूप से प्रभावित किया था। ये तो हम लोगों को पता भी है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, भारत में औपनिवेशिक स्थापत्य कला एवं क्षेत्रों के संबंध में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए उसे देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है औपनिवेशिक शक्ति, फिर दिया हुआ है प्रमुख संरचनाएं एवं क्षेत्र। सबसे पहले दिया हुआ है पुर्तगाली, डच एवं ब्रिटिशर्स। ठीक है, औपनिवेशिक शक्ति है ये। प्रमुख संरचनाएं और क्षेत्र उनके क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है पुदुचेरी के चर्च, श्रीरामपुर के गोदाम। फिर हमारा क्या दिया हुआ है, मुंबई और चेन्नई में गॉथिक संरचनाएं है। ठीक है, और बोल रहा है ना कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आइए सबसे पहले से मैच कर लेते हैं।
देखिए, पुर्तगाली ने पुदुचेरी के चर्च बनाए, सही है। डचों ने श्रीरामपुर में गोदाम किले बनवाए थे, जो कि पश्चिम बंगाल में है, सही है। ब्रिटिशर्स ने मुंबई और चेन्नई में गॉथिक संरचनाएं बनाई थी, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा है। तो ये तीनों ही हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकार भारत में स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके लागत प्रभावी वास्तुकला के लिए जाना जाता है? तो लागत प्रभावी वास्तुकला के रूप में क्या जाना जाता है, लॉरी बेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए, पल्लव वंश के स्थापत्य योगदान के विषय में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें लिखा है महाबलीपुरम स्थित शोर मंदिर चट्टान काटकर बनाई गई वास्तुकला का एक उदाहरण है। फिर लिखा हुआ है कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली के संरचनात्मक मंदिरों के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के संरचनात्मक मंदिरों के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन महाबलीपुरम स्थित शोर मंदिर जो है ना, वो कहाँ पे है पता है आपको? वो पहली बात तो रॉक कट मंदिर जो होता है ना, कि चट्टान काट कर जो मंदिर बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, यह ग्रेनाइट ब्लॉकों से निर्मित एक संरचनात्मक मंदिर है, और इसकी जो शुरुआत है निर्माण की, वो किसने कराई थी? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर ए इस तरह से रॉन्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। महाबलीपुरम में स्थित जो शोर मंदिर है, वो चट्टान काट कर बनाई गई मंदिर को रॉक कट बोलते हैं, याद रखिएगा। वैसी संरचना नहीं है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, संगम काल के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो संगम साहित्य में नगर नियोजन एवं महलों का विस्तृत वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है। संगम ग्रंथों में प्रकृति पूजा से जुड़ी एक आनुष्ठानिक कला पर जोर दिया गया है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, लिखा है अपने भव्य विमान के लिए प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश के संरक्षण में बनाया गया था, बताइए किसके संरक्षण में बनाया गया था? तो ये चोल शासक के काल पे बनाया गया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जो था, और चोल शासक किसने करवाया था? तो राजराज चोल प्रथम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11वें नंबर। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद की आधुनिक वास्तुकला के संदर्भ में दो कथनों पर विचार किया जाए। आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। पहले याद रखिएगा, आप खुद से अपना सही आंसर टिक करेंगे, उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर मेरा आंसर देखेंगे। ठीक है, देखिए, चार्ल्स कोरिया ने स्थानीय सामग्रियों के व्यापक उपयोग से कम लागत वाले आवास का डिजाइन तैयार किया है। ठीक है, फिर ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डिजाइन तैयार किया था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। ये दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर देखिए, दक्षिण भारतीय कला वास्तुकला से संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें विशेषता दी हुई है और राजवंश कौन से थे। सबसे पहले देखिए, स्मृतिशिला और हीरा स्टोन, ये संगम काल के लिए फेमस था, बिल्कुल सही है। कांस्य की जो मूर्तियां हैं ना, याद रखिएगा कि ये चोल काल में बहुत फेमस थी, कांस्य की मूर्तियां चोल काल में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आदिम ईंट संरचनाएं जो थी ना, वो संगम काल के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? संगम काल के लिए। तो इस तरह से हमारा जो करेक्टली मैच्ड है, वो क्या है, केवल एक है। ठीक है, गोल गुंबद की स्थापत्य कला विशेषताओं के संदर्भ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि गोल गुंबद का जो निर्माण है वो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने करवाया था। यह विश्व के सबसे बड़े बिना सहारे वाले गुंबदों में से एक है। ठीक है, यह संरचना अपनी अनूठी, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, देखिए ये व्हिस्परिंग गैलरी लिखा हुआ है। ठीक है, व्हिस्परिंग गैलरी गैलरी के लिए जानी जाती है, जहाँ की गुंबद के पार से धीमी आवाज भी क्या होती है, सुनाई दे सकती है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन होयसल मंदिरों की स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ठीक है, तो देखिए, अत्यधिक विस्तृत एवं जटिल मूर्तियों के साथ ताराकार भूमि योजनाएं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यह होयसल मंदिर की स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत में भक्ति गायन का एक मान्यता प्राप्त रूप है? तो बताइए कौन है?
बिल्कुल सही, कीर्तन। कीर्तन जो है वो भक्ति गायन, जैसे आपने सुना होगा ना कि कीर्तन के लिए मम्मी लोग जाती हैं या फिर मंदिर में होता है ना कीर्तन, वही कीर्तन। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए उसे देखते हैं। इसमें लिखा है कि इसका उद्देश्य सतत जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सही है। फिर ब्राज़ील, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका इस गठबंधन के संस्थापक देशों में शामिल हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में, याद रखिएगा। तो बिल्कुल सही शामिल है। ठीक है। फिर है जीबीए मुख्य रूप से कृषि फसल अपशिष्ट से जैव ईंधन के उत्पादन पर केंद्रित है। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम मेनली दे दिया है ना, मेनली कृषि फसल अपशिष्ट से जैव ईंधन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन यानी कि सीडीआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सबसे पहले सीडीआरआई भारत द्वारा जलवायु और आपदा जोखिमों के विरुद्ध बुनियादी ढांचा प्रणालियों को अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक वैश्विक साझेदारी है। बिल्कुल सही है ये। फिर सीडीआरआई की सदस्यता केवल देशों तक ही सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल होने के पात्र नहीं है। तो ये गलत है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें शामिल होने के पात्र नहीं है, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सीडीआरआई के क्या है? मेंबर है। ठीक है। तो ये तो ऐसे भी रॉन्ग हो गया, और अगर हम दो को रॉन्ग कर देते हैं तो हमारा आंसर तो इजीली निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन था ना। कॉमन सेंस लगाकर भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। फिर देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो याद रखिएगा कि इसका जो उद्देश्य था वो एक अनुकूलन अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए उसे भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दिया हुआ है कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला शहर बना है। तो याद रखिएगा कि वर्ष 2024 के पुरस्कारों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में 3 शहर है। सूरत है, जबलपुर है और आगरा है। ठीक है। सूरत, जबलपुर और आगरा, ना कि इंदौर। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो नवप्रवर्तित भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ठीक है। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि भारतीय और यूरोपीय बाजारों के बीच ऊर्जा व्यापारों में वृद्धि करना। गलत है। व्यापार सुविधा के लिए एक व्यापक रेल एवं समुद्री परिवहन नेटवर्क विकसित करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। याद रखिएगा कि अभी जो नया बना है भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, उसका मेन उद्देश्य क्या है? व्यापार सुविधा के लिए एक व्यापक रेल एवं समुद्री परिवहन नेटवर्क विकसित करना। आई होप आज आपकी 20 में से 20 क्वेश्चन सही हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।